हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 12। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजन की अवधारणा, आवश्यकता, विशेषताओं एवं प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। शैक्षिक नियोजन की अवधारणा, यहाँ पर हम देखें शैक्षिक नियोजन में नियोजन शब्द महत्वपूर्ण है। यह साधन साध्य मूल्यांकन है जो शिक्षा के लक्ष्य और साधनों को जांचता है। दोस्तों, शैक्षिक नियोजन की बात यहाँ पे हो रही है। तो शैक्षिक नियोजन में आपका किस तरह से जो भी शिक्षा का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए किस तरह से योजना बनाई जाए, ये इस पर बल देता है। और साथ ही साथ जो भी साधन और साध्य और उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाए, ये सारी चीज़ों पे जिसके कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है शैक्षिक नियोजन, जो शिक्षा के लक्ष्य और संसाधनों को जांचता है। शिक्षा और नियोजन अनिवार्य रूप से वो प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखें यह है कि यहाँ पर हम देखें जो शिक्षा और नियोजन अनिवार्य रूप से दो प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला है कि नियोजन स्वयं में ही एक शैक्षिक प्रक्रिया है। नियोजन एक तरह से शैक्षिक प्रक्रिया है। किसी भी शिक्षण को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी नियोजित प्रक्रिया होती है, एक तरह से जो भी पूर्व में क्रियाएं होती हैं, किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाए। जो पूर्व की क्रिया होती है, किसी भी चीज़ के लिए व्यवस्था करना, एक तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी शिक्षण से पूर्व जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो भी शिक्षण कौशल यूज करना, जो भी शिक्षण विधि यूज करना, जो भी शिक्षण व्यूह यूज करना, या फिर आप कह सकते हैं जो भी शिक्षण उपकरण या सामग्रियां यूज करनी है, उन सब के लिए एक क्रमबद्ध नियम या क्रमबद्ध तरीका यूज किया जाता है, जिससे कि शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। यहाँ पर हमने देखा, एक तो पहला था कि नियोजन स्वयं में ही एक शैक्षिक प्रक्रिया, और दूसरा यह है कि नियोजन के फल केवल उस समय प्राप्त होते हैं जब कि व्यक्ति इतने शिक्षित हों कि वे साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और नियोजन के उद्देश्यों को समझ सके। तो इसमें शैक्षिक नियोजन को दो प्रकार से संबंधित माना। इसमें पहला था कि नियोजन स्वयं में एक शैक्षिक प्रक्रिया, और दूसरा क्या था कि नियोजन के फल केवल उस समय प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति इतने शिक्षित हो कि वह साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और नियोजन के उद्देश्य को समझ सके कि ये जो नियोजन बनाया जा रहा है एक तरह से, वो उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को जाने, और साथ ही जो भी शिक्षण सामग्री यूज की जा रही है, जो भी शिक्षण साधन यूज किए जा रहे हैं, वो उनको उचित ढंग से यूज करना जाने, एक तरह से उसको प्रभावशाली कैसे बनाना, उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें सही से ज्ञान हो। तो ये जो शैक्षिक नियोजन है, ये और ही अच्छे ढंग से अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करेगा। शैक्षिक नियोजन का अर्थ हम उन सभी क्रियाओं के संदर्भ में दे सकते हैं जो शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक नियोजन की, तो जो भी वस्तुएं या चीज़ें या जो भी लोग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए औपचारिक अनौपचारिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं शैक्षिक नियोजन। जितनी सुदृढ़, यहाँ पर हम देखें शैक्षिक नियोजन अनौपचारिक औपचारिक हो सकता है। जितनी सुदृढ़ विवेक तथा बुद्धि द्वारा शैक्षिक नियोजन होगा, उतने ही अच्छे ढंग से शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें शैक्षिक नियोजन की, तो जो अगर शैक्षिक नियोजन प्रभावशाली ढंग से हुआ है, उसका जो क्रियाकलाप है वो सही ढंग से नियोजित हो पाता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक लक्ष्य तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही जो भी कार्य होगा वो बेहतर तरीके से होगा और उसमें एक क्लियरिटी दिखेगी। यहाँ आगे हम देखें, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अच्छे शैक्षिक नियोजन द्वारा अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक अच्छा शैक्षिक नियोजन तभी होगा
जब उसको सही ढंग से मैनेज किया जाए और साथ ही अच्छे शैक्षिक नियोजन से ही अच्छे परिणाम की कामना की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखें CEBT के अनुसार यहाँ पे देखिए शिक्षा नियोजन दूरदर्शिता का एक ऐसा प्रयत्न है जिससे आर्थिक तथा राजनैतिक वास्तविकताओं सम्मुख रखकर शिक्षा प्रणाली के भविष्य के विकास, राष्ट्र तथा छात्रों की आवश्यकताओं के लिए नीतियों, प्राथमिकताओं और शिक्षा प्रणाली के व्यय को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर CET-BT के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने शिक्षा नियोजन को एक दूरदर्शिता का ऐसा प्रयत्न कहा कि जो शिक्षा नियोजन होता है वो एक दूरदर्शी परिणाम है, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसमें दर्शन का विशेष महत्व दिया गया है कि दूरदर्शी परिणाम के माध्यम से ये देख सकता है कि किस तरह से आर्थिक तथा राजनीतिक वास्तविकताओं को सम्मुख रखा जाए कि जो भी वर्तमान स्थिति है उससे शिक्षा को जोड़ा जाए और साथ ही शिक्षा प्रणाली के भविष्य का विकास और किस तरह से शिक्षा का विकास हो इसको भी तय किया जाए। राष्ट्र तथा छात्रों की जो भी आवश्यकताएं हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए उसको भी जोड़ा जाए, जिससे कि उनकी प्राथमिकताओं और शिक्षा प्रणाली के व्यय को निर्धारित किया जा सके। तो ये होता है आपका शैक्षिक नियोजन, जिसके माध्यम से शिक्षा में होने वाले व्यय से लेकर के शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यूनेस्को के अनुसार छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। यहाँ पर हम देखें छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन। उन्होंने शैक्षिक नियोजन को इस समस्या का तर्कसंगत वैज्ञानिक हल माना है। उन्होंने इसे निरंतर गतिमान प्रक्रिया माना है। इसके लिए लक्ष्यों को निश्चित करना, उपलब्ध साधनों को ज्ञात करना, विकल्पों का मूल्यांकन करके उनका विवेकपूर्ण ढंग से चयन करना, निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करवाना और योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रेष्ठ साधनों का विकास करना आवश्यक है। यहाँ पर हम देखें तो यूनेस्को के अनुसार छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। जिस तरह से छात्रों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं उनमें आदर्श गुण विकसित हो। आदर्श गुण का क्या मतलब है यहाँ पे कि किस तरह से छात्रों में व्यक्तित्व का विकास हो, नैतिक विकास हो और शैक्षिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो और साथ ही साथ उनका अधिगम भी हो। तो ये सारे आदर्श गुण अगर एक छात्रों में कह सकते हैं छात्रों में अगर ये सारे गुण आ जाते हैं तो शैक्षिक नियोजन का जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। उन्होंने शैक्षिक नियोजन को इस समस्या का तर्कसंगत वैज्ञानिक हल माना। इस समस्या का क्या मतलब, यहाँ पे जो भी शैक्षिक उद्देश्य में आने वाली बाधाएं रहती हैं अगर शैक्षिक नियोजन से वो दूर होती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तर्कसंगत वैज्ञानिक हल होगा। उन्होंने इसे निरंतर गतिमान प्रक्रिया माना है। इसके लिए लक्ष्यों को निश्चित करना, उपलब्ध साधनों को ज्ञात करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, उनका विवेकपूर्ण ढंग से चयन करना और निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति करवाना और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए श्रेष्ठ साधनों का विकास करना आवश्यक होता है। यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से लक्ष्य पूर्ति की बात की जा रही है कि जितने भी साधन हैं उन साधनों को उपलब्ध कराना, जो भी विकल्प हैं मूल्यांकन के लिए विवेकपूर्ण ढंग से उसका चयन करना है, निश्चित अवधि में अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना है और योजनाओं को क्रियान्वित करना है और श्रेष्ठ साधनों का विकास भी करना। ये सब एक तरह से नियोजन के ही, शैक्षिक नियोजन के ही तरफ से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए कि जिससे शिक्षण उद्देश्यों को या जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको पूरा किया जा सके। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि शैक्षिक नियोजन एक प्रक्रिया है जो शिक्षा विकास के लिए यथार्थवादी रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो निश्चित अवधि में पूरी की जाती है। इसमें शिक्षा के मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह के पहलू के कारण आता है, अतः यह प्रगति का सूचक है। यहाँ पर हम देखें तो आगे यहाँ पे शैक्षिक नियोजन एक प्रक्रिया के रूप में जो शिक्षा के विकास के लिए यथार्थवादी रूपरेखा प्रस्तुत करती है और इसे किस तरह से एक निश्चित अवधि में इसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों के
किस तरह से विकास किया जाए, ये एक रूपरेखा तैयार करती है शैक्षिक नियोजन। अब हम देखेंगे शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं। शैक्षिक नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो शैक्षिक नियोजन है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। शैक्षिक नियोजन दीर्घकालीन होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शैक्षिक नियोजन दीर्घकालीन होनी चाहिए, किंतु प्रारंभिक नियोजन में पर्याप्त लचीलापन। यहाँ पर शैक्षिक नियोजन क्या होना चाहिए, दीर्घकालीन होना चाहिए, लेकिन जो प्रारंभ में नियोजन में पर्याप्त लचीलापन होना आवश्यक है, ताकि आगे चलकर यदि परिस्थितियां परिवर्तन चाहती हो तो उन सबको इसमें सम्मिलित किया जा सके। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा परिवर्तनशील है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती हैं शैक्षिक नियोजन में, कि जब भी यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता हो तो शिक्षा में इस तरह का लचीलापन होना चाहिए कि उसमें परिवर्तन लाया जा सके, लोगों को अपडेट किया जा सके। यह बहुधा कठिन होता है कि प्रारंभ में ही सभी कठिनाइयों तथा समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लिया जाए, जो कि योजना को लागू करने के समय तथा इसके क्रियान्वयन काल में सामने आएंगे। दोस्तों ये बहुत ही कठिन कार्य होता है कि किसी भी योजना को लागू करने के बाद पहले उसका अनुमान लगा लेना कि क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। थोड़े अनुमान तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो उसके क्रियान्वयन के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या सामने कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए नियोजन का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए और अब आवश्यक हो नियोजन में संशोधन कर देना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने नियोजन किया और जो भी कठिनाइयाँ आई तो उसमें जो भी संशोधन करने लायक विषय उसमें संशोधन करना चाहिए, ताकि वह सुगमता से क्रियान्वित होती रहे। यही कारण है कि शैक्षिक नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया कही जाती है। और यही अगर हम देखें तो जो भी नियोजन प्रक्रिया होती है, अगर उसमें कहीं भी बदलाव अगर लचीला रहता है तो बदलाव हो सकते हैं, और बदलाव की वजह से उसमें सुगमता आ जाती है क्रियान्वित करने में, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 हम देखें, शैक्षिक नियोजन दीर्घकालीन प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रकृति ही ऐसी है कि इसके लिए दीर्घकालीन योजना ही उपयुक्त होती है। दोस्तों शिक्षा दीर्घकालीन प्रक्रिया है और साथ ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप इसे बहुत जल्दी पूर्ण कर सकते हैं। क्यों? शिक्षा स्टेप बाय स्टेप सिखाने से या अधिगम कराने से छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन आता है, एक तरह से व्यवहारिक परिवर्तन आता है और वो उन चीज़ों को आत्मसात करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जल्दबाजी करते हैं तो शायद जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो कुछ दिनों के बाद भूल भी जाएगी और उसका व्यवहारिक रूप में कोई उपयोग भी नहीं रहेगा। शैक्षिक विकास के लिए जो प्रकल्प या क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं उनको लागू करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं, और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो शिक्षा के परिणाम स्वरूप होते हैं वे काफ़ी समय बाद ही सामने आते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि शैक्षिक विकास के लिए जो प्रकल्प या क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं उनको लागू करने में, चूंकि यहाँ पे बड़े स्तर पे काम करना रहता है शैक्षिक नियोजन में, तो कहीं ना कहीं समय अधिक लगता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो कि शिक्षा के परिणाम स्वरूप होते हैं वो काफ़ी अधिक समय बाद ही सामने आते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा एक माध्यम है जो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक तरह से कहते हैं या देश में परिवर्तन, जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने में एक हथियार के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। यही रीजन है कि आज सरकार, जब पर्यावरण शिक्षा की बात आई तो सरकार ने शिक्षा को माध्यम बनाया, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया, क्योंकि आज का जो छात्र है वो कल भावी नागरिक बनेगा, तो अपने उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ जाएगा धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से, किस तरह से हम पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले जनसंख्या को कंट्रोल करें और परिवार नियोजन जैसे साधनों को अपनाएं। तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से देश के हित की बात होगी। देश इसी तरह से देश खुशहाल बनेगा, देश में
लोग शिक्षा के माध्यम से जागरूक होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि शैक्षिक नियोजन दीर्घकालीन प्रक्रिया है। नंबर 3 हम देखें, शैक्षिक नियोजन एक अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन में बहुत से प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं और बहुत से स्रोतों से साधन जुटाने की इसे आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अगर हम बात करें शैक्षिक नियोजन की, तो ऐसा नहीं है कि शैक्षिक नियोजन बहुत आसान प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे साधनों की जरूरत होती है और आवश्यकता भी पड़ती है। इसमें इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जैसे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना, जनसंख्या सर्वेक्षण और जनसंख्या वृद्धि का पूर्वानुमान, विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी प्रदत्त सामग्री, सरकारी आय एवं व्यय का लेखा जोखा, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन, शैक्षिक तत्व और आर्थिक और सामाजिक तत्वों पर प्रभाव डालते हैं, परिणामों का पूर्वानुमान इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो शैक्षिक नियोजन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया और गूढ़ प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं शैक्षिक नियोजन करना, किसी भी शैक्षिक नियोजन के लिए पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी विषय में छात्रों को शिक्षा देनी है तो उसके पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए और जो भी विषय चुनना है, जैसा कि अगर हम जनसंख्या चुन रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या से क्या क्या हानियां हो रही हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें, एक डाटा कलेक्ट करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो ये सारी चीज़ें शैक्षिक नियोजन में किन किन चीज़ों का, उपकरणों का यूज किया जाए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक नियोजन एक अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है। नंबर 4 हम देखें, शैक्षिक नियोजन वैज्ञानिक होता है। अनुसंधानों के जो परिणाम शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग शैक्षिक नियोजन में किया जाता है। दोस्तों, शैक्षिक नियोजन वैज्ञानिक है किस तरह से, जिस तरह से शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए शैक्षिक नियोजन को अपनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो भी डाटा कलेक्ट होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक या सांस्कृतिक, तो इन सारे डाटाओं के माध्यम से ही, अगर नहीं भी है तो उनको कलेक्ट किया जाता है छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं शैक्षिक नियोजन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। नंबर 5 हम देखें, शैक्षिक नियोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक पूर्वाकीय भाग है। शिक्षा तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास परस्पर बंधे हुए हैं। इनमें आपसी संबंध बहुत निकट के हैं। शिक्षा आर्थिक विकास का बीज भी है। इसी कारण इस शैक्षिक नियोजन को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमारे वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों की ही गणना की जाती है कि किस तरह से किसी भी चीज का प्रभाव हमारे आज के, कल के और अतीत पर भी पड़ा है कहीं ना कहीं। तो इसको एक तरह से क्लेरिफाई कैसे किया जाए, ये शिक्षा हमें बताती है। और अगर हम बात करें किसी भी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की, तो किसी भी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को जो भी सरकार के द्वारा चलाए गए उससे कितना फायदा हुआ और उसको किस तरह से मॉडिफाई करके वर्तमान में चलाया जाए तो उससे कितना फायदा होगा, ये सारी चीजें शिक्षा के उद्देश्यों के माध्यम से पूर्ण की जाती हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 6 है, शैक्षिक नियोजन सहयोग से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय केंद्र अथवा राज्य स्तर पर शैक्षिक आयोजन के लिए उत्तरदायी हो सकता है, किंतु योजना बनाने में सरकार के अन्य विभागों का सहयोग अवश्य है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग, शैक्षिक संस्थाएं, समाज सेवा संबंधी संगठन तथा विभिन्न स्तरों पर आसीन शैक्षिक प्रशासकों तथा शिक्षकों का सहयोग योजना को अच्छी बनाने तथा भविष्य में क्रियान्वित करने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो मानव जीवन को सर्वोच्च बनाता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा किसी एक विषय के बारे में नहीं होती। शिक्षा पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं ईश्वर ने बनाई हैं उन सबके विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा होता है। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए अलग अलग स्रोत होते हैं। शिक्षा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि शिक्षा को कैसे प्राप्त करना, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो शैक्षिक नियोजन होता है, तो शैक्षिक नियोजन
अलग अलग जगहों से सहयोग लेता है शिक्षा को, जो भी शिक्षा के उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर शैक्षिक नियोजन के लिए योजना बनाने में सरकार के अन्य विभागों का सहयोग आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग, शैक्षिक संस्थाएं, समाज सेवा संबंधी संगठन तथा विभिन्न स्तरों पर आसीन शैक्षिक प्रशासकों तथा शिक्षकों का सहयोग योजना को अच्छी बनाने तथा भविष्य में क्रियान्वित करने के लिए अनिवार्य होता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग मिलकर एक सही और सटीक योजना का निर्माण करते हैं जिससे कि शैक्षिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शैक्षिक नियोजन के प्रकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से खुश रहिए और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।